चलिए, आवाज आ रही है। और क्या हाल चाल है आप लोग का? बढ़िया है। चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम लोग की क्यों? प्रस्तावना पढ़ रहे थे। अच्छा, बेसिक चीजें बता दिया था ना प्रस्तावना में, क्यों? याद है कि भूल गया, क्यों? याद है। चलिए, अच्छी बात है। चलिए बताइए, प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अच्छा, अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना भारत में किसके द्वारा लिखा गया? किस डेट को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था? हाँ, 13 दिसंबर 1946। और उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1946। और विश्व में सर्वप्रथम प्रस्तावना किसके द्वारा लिखा गया था? प्लूटो। उन्होंने किस बुक के माध्यम से प्रस्तुत किया था? धीरज। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? और बंधुत्व शब्द कितनी बार आया है? प्रस्तावना कितने वाक्य में लिखा गया है? प्रस्तावना के अंतर्गत समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व किस देश से लिया गया है? फ्रांस। हाँ, फ्रांस से। और प्रस्तावना में न्याय शब्द कहां से लिया गया है? प्रस्तावना के मूल संविधान में कितने शब्द थे? वर्तमान में कितने शब्द हैं? 85 शब्द हैं। गुड। और संविधान सभा द्वारा किस डेट को प्रस्तावना को अंगीकृत और स्वीकार और स्वीकृति की गई थी? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को पहले क्या मनाया जाता था? विधि दिवस। वर्तमान में क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। क्लियर हुआ ना? तो अगली लाइन से उसी में लिखिएगा, कंटिन्यू करिएगा। लिखिएगा। अगली लाइन से कंटिन्यू करिएगा, लिखिएगा। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। 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 चलिए, जैसे ही लिखे वैसे आप भी लिखिएगा। लिखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। चलिए, लिखिएगा। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। लिखिएगा, प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। जैसे मैंने लिखा वैसे लिखिएगा डियर, है कि नहीं? क्या करें? हाँ, पंथ निरपेक्ष था डियर, ठीक। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा और चौथा अखंडता। और अखंडता एक ही में डियर, ठीक। लिखिएगा, प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। पहला समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक। हाँ, जैसे लिख रहे हो वैसे लिखिएगा, ठीक। चलिए, हो गया। चलिए, अगली लाइन से लिखिएगा। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई। न्याय मतलब जस्टिस होता है डियर। मैं हर बार आपको बता रहा था, वही चीज पढ़ना आपको। लिखिएगा, प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। हाँ, प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। चलिए, चलिए, जैसे लिखेंगे वैसे लिखेगा। सामाजिक न्याय,
आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। चलिए, जैसे मैंने लिखा वैसे आप भी लिखिएगा, है कि नहीं? और जाना समझ में आ रहा पूछ लीजिएगा, गलत ना लिखिएगा। प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो गया डियर। चलिए नेक्स्ट अगली लाइन से लिखिएगा, प्रस्तावना में पांच प्रकार की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम होता है, आजादी जिसे कहते हैं हम। प्रस्तावना में पांच प्रकार की स्वतंत्रता, प्रस्तावना में पांच प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रस्तावना में पांच प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रस्तावना में पांच प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रस्तावना में पांच प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट अगली लाइन से लिखिएगा, अगली लाइन से, हाँ उसी में लिखिएगा पांच प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। चलिए जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बनाइएगा। पांच प्रकार की स्वतंत्रता, लिखिएगा। पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म, पांचवा उपासना। प्रस्तावना में पांच प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास और चौथा धर्म और पांचवा उपासना। क्या डियर? हाँ अभिव्यक्ति, हाँ अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति हो गया। क्या करें? हाँ बताएंगे, कहाँ परेशान हो गए? उसके पहले चीजें समझ में आई है ना, तब कहाँ परेशान? अभी लिख लीजिए, लिखवा रहे हैं, ठीक। अभिव्यक्ति का मतलब क्या हो तो बताएंगे अभी। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा अगले लाइन से, प्रस्तावना में पांच प्रकार की, सॉरी, प्रस्तावना में दो प्रकार की समता, समता मतलब प्रतिष्ठा, प्रस्तावना में दो प्रकार की समता, प्रस्तावना में दो प्रकार की समता, प्रस्तावना में दो प्रकार की समता। हाँ समता के चाहे समानता के, दोनों वर्ड एक ही है, कोई इश्यू नहीं है। दो प्रकार की समानता की बात की गई है। पहला लिखिएगा प्रतिष्ठा, दूसरा अवसर की समानता। देखिएगा दो प्रकार की समानता की बात की गई है। प्रस्तावना में दो प्रकार की समानता की बात की गई है, पहला प्रतिष्ठा, दूसरा और अवसर की समता। हो गया? चलो अब बात को समझो। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं डियर, जिस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना,
हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं डियर, जिस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के प्रस्तावना। लाइट नहीं है लग रहा है, क्यों लाइट नहीं? इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हिंदी में कहते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। मैंने आपको बेसिक चीजें इसमें पूरे कल के क्लास में, तो कल तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए क्लास नहीं ले पाया था। उसके परसों वाले क्लास में हमने आपको, नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत मैंने आपको प्रस्तावना में बेसिक चीजें मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको कहा था प्रस्तावना आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। जैसे मैंने कहा था कि प्रस्तावना के बेसिक चीजें के बारे में आप पढ़ेंगे पहले क्लास के अंदर, तो बेसिक चीजें मैंने आपको कंप्लीट करा दी है कि नहीं? इसके बाद प्रस्तावना में मैंने आपको लिखवाया जो आपको पढ़ना है, 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता। इस चीज को कहने का आपको पढ़ना है, और ये भी चीजें मैंने आपको लिखवा दी। अभी मैं आपको इस चीज को मैं समझाऊंगा। इसके बाद आपको जो पढ़ना है प्रस्तावना में आत्मा संबंधित प्रश्न। आत्मा संबंधी प्रश्न का मतलब होता है किस विद्वान ने कहा, प्रस्तावना को पढ़ने के बाद कौन सी उपाधि दी, उसके बारे में आप पढ़ोगे आत्मा संबंधी प्रश्न दिया। इसके बाद आत्मा संबंधी प्रश्न पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे केसेस के बारे में। जो 2 केसेस है, बेड़ूबाड़ी बना भारत संघ, केशवानंद बना भारतीय केरल राज्य, इसके बारे में आप अध्ययन करोगे। इसके बाद आप केसेस पढ़ने के बाद आपको जो पढ़ना है, कहने कि आप देखेंगे टोटल कितने 85 शब्द कौन कौन से हैं, उसके बारे में कहने की आपको स्टडी करनी है। यानी प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न। तो टोटल 85 जो शब्द हैं कौन कौन से हैं, उसके बारे में कहने की आप बेहतर तरीके से स्टडी करोगे, तब जाके आपका प्रस्तावना कंप्लीट होगा। आज मैं आपको जो पढ़ाऊंगा आत्मा संबंधी प्रश्न भी मैं आपको कंसल्ट कराऊंगा, और 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता। और कल हम लोग 85 वर्ड कौन कौन से हैं, और कल प्रस्तावना हम आपको कंप्लीट करा देंगे और ट्रिक बता देंगे कैसे प्रस्तावना याद करना आपको। और बाकी जो भी इसके पहले जिनकी छोटी टॉपिक हो वो कंप्लीट कराई जाएगी, उसके लिए आप परेशान ना होइए। तो मैंने आपको क्या बताया था, बेसिक चीजें आप देखिएगा, 2 मिनट लगेगा, रिविजन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था प्रस्तावना को कई नामों से जाना जाता है। प्रस्तावना को कहने की आमुख भी कहते हैं, परिचय भी पत्र भी कहते हैं, कुंजी भी कहते हैं। तो प्रस्तावना के कई नाम है, यानी कई वर्ड दिए गए हैं। तो प्रस्तावना को कई नामों से जाना जाता है, और प्रस्तावना का जो कंसेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया है। और जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यानी जो प्रस्तावना को जो कंसेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया है, मैंने आपको बताया था। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। मैंने बताया था प्रस्तावना प्रस्तावना की भाषा में दोनों में अंतर है, दोनों एक ही चीज नहीं ली गई। प्रस्तावना का था संविधान का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, सारी बातें प्रस्तावना के अंदर लिखी गई है। ऐसी कोई बात नहीं जो प्रस्तावना के अंतर्गत न दी गई है। और प्रस्तावना की शुरुआत होती है तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से होती है। प्रस्तावना यही कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म के पास स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने वाली तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुल्क 2006 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत नाम करते हैं। एरा भारतीय संविधान प्रस्तावना। तो प्रस्तावना यही कहता है संविधान का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, सारी बातें प्रस्तावना के अंदर लिखी गई है। ऐसी कोई बात ना हो जो प्रस्तावना के अंदर ना दी गई हो। लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया।
प्रस्तावना की भाषा का मतलब होता है कि प्रस्तावना की स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, पहनावा कैसा होना चाहिए, ढांचा कैसा होना चाहिए, उसी को हम नाम दिए प्रस्तावना की भाषा। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया, अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना किसी के द्वारा लिखा गया, तो हमारे एक विद्वान थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी गई। लिखने का रीजन कारण था कि इन्होंने अमेरिका के संविधान को बेहतर तरीके से स्टडी किया था, अमेरिका के संविधान को पढ़ा था, तो अमेरिका का संविधान इनको बड़ा अच्छा लगा, बहुत बेस्ट लगा। तो इन्होंने सोचा क्यों नहीं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत भारतीय लोगों को भी प्रस्तावना दिया जाए। तो आप देखेंगे प्रस्तावना के अंतर्गत आप देखेंगे 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, और जिस उद्देश्य प्रस्ताव को आप देखेंगे 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना, जो आपको कंप्लीट इसी तरह को पढ़ना है। तो कहने के सेंस है कि प्रस्तावना किसी के द्वारा लिखा गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। लिखने का उद्देश्य था, रीजन था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहने के उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया 13 दिसंबर 1946 को, जिस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया गया, पारित किया गया। तो यहां से भी एग्जाम पूछा जाता है कि प्रस्तावना भारत में किसके द्वारा लिखा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किस डेट को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया, 22 जनवरी 1947 को। और यही 22 जनवरी को भारत में राम स्थापना दिवस के रूप में भी क्या मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है। और हमने आपको बताया था डियर कि विश्व में किसी द्वारा प्रस्तावना लिखा गया, तो उनका नाम था प्लूटो। विश्व में सर्वप्रथम किसी के द्वारा प्रस्तावना लिखा गया, तो उनका नाम था प्लूटो। तो विश्व में सर्वप्रथम प्रस्तावना किसी के द्वारा लिखा गया, तो उनका नाम था प्लूटो। प्लूटो हर चाहता था कि हर कंट्री स्वतंत्र है, हर कंट्री के पास जनसंख्या रहे, सरकार रहे, भौगोलिक क्षेत्र है। इसी कारण वजह से आप देखें प्लूटो भी चाहता था कि हर कंट्री स्वतंत्र है, जनसंख्या, सरकार रहे। इसी कारण विश्व में सर्वप्रथम प्रस्तावना के द्वारा लिखा गया, प्लूटो के द्वारा लिखा गया। प्लूटो की एक चर्चित बुक थी जिसका नाम था दी रिपब्लिक। दी रिपब्लिक के माध्यम से इन्होंने प्रस्तावना के विचारों को कहने की सम्मिलित किया था। तो पूछा जाता है कि विश्व में सबसे पहले प्रस्तावना किसके द्वारा लिखा गया, प्लूटो के द्वारा। उन्होंने किस बुक के माध्यम से प्रस्तुत किया था, दी रिपब्लिक के माध्यम से। इसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ बेसिक चीजें आपको जो पता होनी चाहिए प्रस्तावना के अंतर्गत। मैंने आपको बताया था, आप याद करो डियर, प्रस्तावना के अंदर मैंने बताया था भारत शब्द वो कितनी बार आया, 2 बार आया। जैसे आप पढ़ोगे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, तो ऐसे प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार आया। वैसे बंधुत्व शब्द प्रस्तावना में आप देखोगे 1 बार आया। प्रस्तावना में आप देखोगे समानता, स्वतंत्रता, जो बंधुत्व शब्द है वो फ्रांस से लिया गया। और प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है कहां से लिया गया, रूस से लिया गया। प्रस्तावना में आप देखोगे 2 प्रकार की समता की बात की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। आगे अभी आपको पढ़ाएंगे भी। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म के पास स्वतंत्रता। और प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द 1 बार आया। तो प्रस्तावना में आप देखोगे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का जो कंसेप्ट है किस देश से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। और प्रस्तावना में आप देखोगे न्याय जो शब्द है वो रूस से लिया गया। यानी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो कोई पूछे डियर कि प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व किस देश से लिया गया, फ्रांस से। और प्रस्तावना में न्याय शब्द कहां से लिया गया, रूस से लिया गया। इसके बाद बताया था कि प्रस्तावना एक वाक्य में लिखा गया। आप याद करिएगा, मैंने बताया था आपको प्रस्तावना में एक वाक्य में लिखा गया है। यानी प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से, तो लास्ट में आप देखेंगे है के बाद एक ही डंडी है। इसलिए कहा जाता है कि प्रस्तावना कितने वाक्य में लिखा गया है, एक वाक्य में लिखा गया है कि नहीं। तो प्रस्तावना एक वाक्य में लिखा गया है, यानी प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व फ्रांस से लिया गया। प्रस्तावना एक वाक्य में लिखा गया। प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार है, बंधुत्व शब्द 1 बार है, और प्रस्तावना में न्याय शब्द रूस से लिया गया। इसके बाद मैंने बताया था डियर कि प्रस्तावना के मूल संविधान में 81 शब्द थे,
लास्ट में 4 जोड़े गए, जो प्रेजेंट टाइम कितने शब्द है? 85। यानी जब प्रस्तावना बना था तो उस समय हमारे पास 81 शब्द थे, लास्ट में 4 जोड़े गए, जो प्रेजेंट टाइम कुल 85 शब्द है। तो आपसे कोई पूछे कि प्रस्तावना के मूल संविधान में कितने शब्द थे? 81। लास्ट में कितने जोड़े गए? 4। प्रेजेंट टाइम कितने? 85। प्रस्तावना के मूल संविधान में 81 शब्द थे, लास्ट में 4 जोड़े, प्रेजेंट टाइम कुल 85 शब्द है। इसके बाद मैंने बताया था डियर कि प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को, प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी स्वीकार किया गया था। रीजन कारण था कि हमने बताया था कि मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, इसमें से 16 महत्वपूर्ण अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 के दिन यानी पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में लागू कर दिया गया। और यहां तक भी कहा गया 26 नवंबर को पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाएगा, लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो इन्होंने कहा कि 26 नवंबर का बहुत शुभ का दिन है, हम 26 नवंबर को तो विधि दिवस मनाएंगे, अब साथ में क्या मनाएंगे डियर? संविधान दिवस मनाएंगे। तो पूछा जाता है डियर कि संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार और स्वीकृति प्रदान की गई थी? 26 नवंबर 1949 को। तो मैंने आपको इतना चीजें बता दिया था जो आपको बेसिक चीजें आपको जानना है, यहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ेंगे प्रस्तावना में एक बार संशोधन कौन कौन से हुआ और कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न आता है। इतनी बात समझ में आई सबको? बोलो भैया। चलो तो बताओ प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? प्रस्तावना के मूल संविधान में कितने शब्द थे? वर्तमान में कितने शब्द हैं? प्रस्तावना कितने वाक्य में लिखा गया है? प्रस्तावना में समानता स्वतंत्रता बंधुत्व कहां से लिया गया है? प्रस्तावना में न्याय शब्द कहां से लिया गया है? अच्छा कोई पूछे डियर कि प्रस्तावना भारत में किसके द्वारा लिखा गया? किस डेट को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया? विश्व में सर्वप्रथम प्रस्तावना किसके द्वारा लिखा गया? उन्होंने किस बुक के माध्यम से प्रस्तुत किया था? अच्छा कोई पूछे प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत और स्वीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। समझो प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया डियर, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। जो वर्ड जोड़े गए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और अखंडता। देखो यहां से कम 4 से 5 टाइप से प्रश्न बनेगा डियर। कैसे प्रश्न बनेगा? प्रश्न की लैंग्वेज समझिएगा पहले, हर चीज हम आपको व्याख्या करेंगे। देखो अगर आप प्रस्तावना में एक बार संशोधन समझ जाते हो, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता, अगर इस चीज को आप समझ जाते हो तो आप प्रस्ताव, जब हम आपको वर्ड एक्सप्लेन करेंगे तो वहां भी आपको समझ में आएगा, और वहां प्रस्तावना बहुत इजीली रूप से याद करने के लिए आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा और याद करने में बड़ी आपके रामबाण काम करेगा। प्रस्तावना में आप देखोगे एक बार संशोधन किया गया है, जो सब जोड़ेंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पहला प्रश्न बनेगा कि प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया गया? एक बार। ऑप्शन दिया है 1 बार, 2 बार, 3 बार, एक भी बार नहीं, तो क्या बताओगे? 1 बार। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया? हाँ कब किया गया, किस डेट को किया गया? क्या बताओगे? 1976। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न बनेगा कि प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? 42वां संविधान संशोधन। देखो 3 टाइप्स प्रश्न। चौथा प्रश्न बनेगा कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन करके कौन कौन सा शब्द जोड़िए? क्या बताओगे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। तो 4 टाइप्स प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा कि प्रस्तावना के अंतर्गत कुल सार्थक शब्द कितने? बताओगे? 3। देखो पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और अखंडता, और मीनिंगलेस है। हाँ सार्थक मतलब जिनका कुछ मीनिंग होता है, अर्थ होता है, ठीक। पर्यायवाची भी कर सकते हो, गुड। तो जिसका कुछ मीनिंग होता है, अर्थ होता है, उसी को सार्थक कहते हैं। तो पूछा जाएगा कुल प्रस्तावना में सार्थक शब्द कितने? बताओगे? 3। इसके बाद पूछा जाएगा प्रस्तावना में निरर्थक शब्द कितने? 1। कौन सा शब्द है? और जो जोड़ने के लिए मीनिंगलेस है, एक यानी कि हेल्पफुल है। इसके बाद प्रश्न बनेगा कि प्रस्तावना में कुल कितने शब्द जोड़ेंगे? बताओगे? 4। जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, तीसरा और चौथा अखंडता। ये तो सबको बात समझ में आई? बोलो। तो हमने कम से कम 6 से 7 टाइप से प्रश्न देखा जो एग्जाम में कहीं पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न बनेगा कि प्रस्तावना में कब संशोधन हुआ? 1976 में।
किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संशोधन। कुल कितने शब्द जोड़े गए? 3, मतलब 4। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। सार्थक शब्द कितने हैं? 3, निरर्थक शब्द 1। ये तो बात सबको समझ में आई? बोलो भैया। अब चलो इसके मीनिंग को समझो। समाजवादी आपको ही प्रस्तावना जब हर वर्ड एक्सप्लेन करेंगे, जैसे हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, जब मैं हर वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा आपको, तो उस समय भी कहीं आपको ये सब चीजें वर्ड हम आपको बताएंगे। तो यहां भी आप समझो इसका मतलब है क्या। समाजवादी का मतलब क्या होता है ये समझेगा। समाजवादी का मतलब होता है यार, उत्पादन और वितरण पे राज्य का नियंत्रण होता है, तो ऐसे वादी को हम क्या कहते हैं? समाजवादी कहते हैं। यानी समाजवादी का मतलब होता है यार कि उत्पादन और वितरण पे किसी भी राज्य का नियंत्रण होता है, तो ऐसे वादी को हम क्या कहते हैं? समाजवादी कहते हैं। देखो यहां राज्य का मतलब दो टाइप से अर्थ निकलता है संविधान में। राज्य का मतलब होता है केंद्र सरकार भी हो सकता है, राज्य सरकार भी हो सकता है, या कोई भी बॉडी अथॉरिटी होती है। क्योंकि आप आगे पढ़ोगे राज्य का मतलब हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे किसी भी देश और किसी भी राज्य के लिए 4 तत्व होना आवश्यक है, जैसे जनसंख्या, सरकार, भौगोलिक क्षेत्र और संप्रभुता। तो किसी भी देश और किसी भी राज्य के लिए 4 तत्व होना आवश्यक है, जनसंख्या, सरकार, भौगोलिक क्षेत्र और संप्रभुता। इतनी तो बात क्लियर हुई सबको। तो समाजवादी की अवधारणा कहती है कि उत्पादन और वितरण पे किसी भी देश का नियंत्रण हो या किसी भी राज्य का नियंत्रण हो, तो ऐसे वादी को हम क्या कहते हैं? समाजवादी कहते हैं। एक भारत समाजवादी की अवधारणा, एक मार्क्सवादी भी होता है, एक पूंजीवादी भी होता है। हमारे संविधान में आप देखेंगे इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, इन्होंने समाजवादी की अवधारणा को अप्लाई किया। और समाजवादी की अवधारणा कहती है कि भारत में उत्पादन कितना होगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका रेट निर्धारण उस राज्य की सरकार तय करती है। उस ऐसे को हम समाजवादी कहते हैं। जैसे आप देखेंगे एक गैस सिलेंडर को कंपनियों को बनाने में लगभग 2000 रुपया लागत लगता है, लेकिन हम और आप जाते हैं वही गैस सिलेंडर 950 समथिंग का लेकर आते हैं, है कि नहीं? कंपनियां कहती है मुझे एक गैस सिलेंडर में लगभग नियर अबाउट 1100 समथिंग का घाटा होता है। तो भारत सरकार कहती है कि इस घाटे को भारत सरकार अपने संचित निधि के तहत भरपाई करेगी। लेकिन भारत में जितना उत्पादन होगा और जितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका रेट निर्धारण यानी कि राज्य सरकार तय करेगी, यानी भारत सरकार तय करेगी। यानी तो ऐसे वादी को हम क्या कहते हैं? समाजवादी कहते हैं। यानी सुई से लेकर प्लेन का जो टिकट का रेट होता है वो भारत सरकार तय करती है। क्योंकि भारत में उत्पादन कितना भी हो, कोई भी उत्पादन करे, चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन को, उसका रेट निर्धारण, उसका फिक्स रेट आप देखेंगे भारत सरकार तय करती है। जैसे मान लीजिए इस डिजिटल पेन है, इस डिजिटल पेन को बनाने में कंपनियों को नियर मान लीजिए 1000 रुपया लगा होगा। ऐसा नहीं कि कंपनी 1000 रुपये में इस डिजिटल पेन को बेच देगी और लोग ले लेंगे, नहीं। इसमें भारत सरकार गौर करेगी इस डिजिटल पेन को भारत सरकार कितने बेच सकती है, जिससे आम लोग आसानी तरीके से खरीद सकते हैं। अगर इस डिजिटल पेन का भारत सरकार रेट लगाएगी, इससे हम 200 रुपये का यानी कि इस डिजिटल पेन को हम बेचेंगे, तो इसका फिक्स रेट 200 रुपये भारत सरकार तय करेगी। अगर कंपनी को घाटा होगा 800 रुपये का, तो भारत सरकार 800 रुपये की यानी कि इसको बेहतर तरीके से भरपाई करेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत में समाजवादी की अवधारणा को अपनाया गया है। भारत में कितना उत्पादन हो रहा है और कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसको राज्य सरकार तय निर्धारण करती है। तो ऐसे वादी को हम क्या कहते हैं? समाजवादी कहते हैं। और हमारे प्रस्तावना में आप देखेंगे समाजवादी की अवधारणा को अप्लाई किया गया। और समाजवादी की अवधारणा कहती है कि उत्पादन कितना होगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका रेट निर्धारण उस राज्य सरकार तय करती है। तो ऐसे वादी को हम क्या कहते हैं? समाजवादी कहते हैं। एक पूंजीवादी होता है। पूंजीवादी का मतलब होता है यार कि उत्पादन और वितरण पे पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। तो ऐसे वादी को हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी कहते हैं। एक मार्क्सवादी होता है। मार्क्सवादी का मतलब होता है उत्पादन और वितरण पे आम लोगों का अधिकार होता है। तो ऐसे वादी को हम क्या कहते हैं? मार्क्सवादी कहते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में कहीं आप देखेंगे समाजवादी की अवधारणा को अपनाया गया। आवाज नहीं आ रही क्या माइक से? आ रही है? जय बुला के लाइए, तो थोड़ा बोल दीजिए, कोई भी चला जाए है वहां पे। आप ही चले जाइए, आप ही चलिए बुला लीजिए ना, देखिए वो खड़े हैं, टल रहे हैं। कहाँ है वजिया? बहुत स्लो कर दिया, वजिया आ ही नहीं रही है। बच्चे कह रहे माइक बंद है, थोड़ा वजिया सही कर दीजिए। चलिए, तो समाजवादी की अवधारणा कहती है कि उत्पादन और वितरण पे राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। तो ऐसे वादी को हम क्या कहते हैं? समाजवादी कहते हैं। अब रणनीति सही है। तो समाजवादी का मतलब होता है कि उत्पादन कितना होगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका रेट निर्धारण उस राज्य सरकार तय करती है। तो ऐसे वादी को हम क्या कहते हैं? समाजवादी कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है समझिएगा। क्या करें? नहीं आ रही है? चलिए सही हो जाएगा, माइक की थोड़ा यहाँ पे थोड़ी समस्या है। चलिए, समाजवादी की अवधारणा क्या कहती है? सॉरी, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है समझिएगा। पंथ निरपेक्ष है क्या? देखिए, एक धर्मनिरपेक्ष और एक पंथ निरपेक्ष है, समझिएगा। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर क्या है, इस चीज को आप समझिएगा। आप देखेंगे धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में दोनों में अंतर है। बहुत लोग पढ़ते रह जाते हैं, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष का मतलब है क्या, इस चीज को समझिएगा। पहले धर्मनिरपेक्ष का मतलब समझिएगा। निरपेक्ष का अगर शाब्दिक सेंस देखा जाए तो धारण करना होता है। किसी चीज को धारण करना क्या कहलाता है? निरपेक्ष कहलाता है। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म को धारण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। जैसे संविधान का आर्टिकल 25 पढ़ोगे आप, तो आर्टिकल 25 में कहा गया है कि भारत का कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, भारत का कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, आचरण कर सकता है, उसका मौलिक अधिकार है।
यानी भारत का कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। वही क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि भारत का कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, आचरण कर सकता है, उसका आर्टिकल 25 के तहत मौलिक अधिकार। अगर आपका मन कर रहा है तो इस डिजिटल बोर्ड को भी भगवान मान सकते हो, अगर आपका मन कर रहा है तो इस डिजिटल पेन को भगवान मान सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, पागल मूर्ख, इसको भगवान मत मानो। क्योंकि संविधान का आर्टिकल 25 आपको राइट्स अधिकार भी देता है। आर्टिकल 25 कहता है कि भारत का कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, आचरण कर सकता है, उसका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार है। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब भी होता है कि धर्म को धारण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब कोई पूछे आपसे क्या है, तो आप ये बताओगे धर्मनिरपेक्ष का मतलब धर्म को धारण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। पंथ निरपेक्ष क्या है यार, समझेगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, पंथ में से होता है शाखा, निरपेक्ष मतलब धारण करना, यानी शाखा मतलब ब्रांच होता है। तो धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष की शाखा ब्रांच है। तो पंथ निरपेक्ष के अंदर कई धर्म आते हैं, हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, सार्वजनिक धर्म को बढ़ावा देगा, उसी को हम क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्ष कहते हैं। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष की शाखा ब्रांच है, इसके अंदर कई धर्म आते हैं, हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, सार्वजनिक धर्म को बढ़ावा देगा, उसी को हम क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्ष कहते हैं। तो हमारे प्रस्तावना में आप देखेंगे एक बार संशोधन करके पंथ निरपेक्ष का उल्लेख किया गया, इसके बाद और मीनिंगलेस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जोड़ा गया। इसके बाद अखंडता, अमिश्रता नहीं, खंडन करना। भारत अखंड है, भारत को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 1 पढ़ोगे तो आर्टिकल 1 में कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में आप देखोगे यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। हमारे संविधान के आर्टिकल 1 पढ़ोगे तो आर्टिकल 1 में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। यूनियन का मतलब होता है कि एक राज्य यूनियन के तहत कोई सम्मिलित हो जाएगा तो राज्य कभी अलग नहीं हो सकता, कभी टूट नहीं सकता। भारतीय संविधान में अखंडता शब्द का प्रयोग किया गया, भारत अखंड है, भारत को कोई तोड़ नहीं सकता। तो पूछा जाता है यार कि प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया गया, एक बार। कब किया गया, 1976 में। और किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, 42वां संविधान। कुल कितने शब्द जोड़े गए, 4। कुल कितने शब्द जोड़े गए, 4। सार्थक शब्द कितने हैं, 3। और निरर्थक शब्द कितने हैं, 1। और कौन कौन शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। बात समझ में आई, कोई पूछे बता लियोगे। चलो बताओ प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया, कब किया गया, किस संविधान संशोधन तक किया गया, कुल कितने शब्द जोड़े गए, सार्थक शब्द कितने, निरर्थक शब्द, कौन कौन शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। चलो आप समझो। इसके बाद आप देखेंगे प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में आप देखोगे 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यानी प्रस्तावना में आप देखोगे 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहां से भी 2 टाइप से प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न बनेगा कि प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय की बात की, बताओ 3 प्रकार के। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा कुल कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार की, और कौन कौन से डियर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। चलिए समझिएगा। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, सामाजिक न्याय को इंग्लिश में सोशल जस्टिस कहते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य सामाजिक न्याय की स्थापना करेगा। यानी राज्य सामाजिक न्याय का अर्थ कभी कभी पूछा जाता है, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, उसको हम सामाजिक न्याय कहते हैं। जैसे आप संविधान का आर्टिकल 15 पढ़ोगे, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में भी कहा गया यार कि राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, सामाजिक न्याय की स्थापना करेगा। यानी कहने का सेंस यार कि और सामाजिक न्याय का मतलब भी होता है कि राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। धर्म का मतलब होता है राज्य किसी भी धर्म का हो, हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, किसी भी धर्म का हो, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मूल वंश का मतलब 2 भाई अलग होते हैं, जो वंश की उत्पत्ति होती है उसी को मूल वंश कहते हैं, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद कहा गया जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, आप किसी भी कास्ट के हो, जनरल, ओबीसी, एसटी, एसटी, किसी भी कास्ट के हो, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद कहा गया लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जो 2 भाई अलग होते हैं उनकी जो वंश की उत्पत्ति होती है, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यानी मेल और फीमेल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, आप भारत के नागरिक है, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जन्म लिए हो, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अगर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करता है तो सामाजिक न्याय की क्या माने जाएगा, अवहेलना मानी जाएगी। तो सामाजिक न्याय की स्थापना करेगा। सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्थिक न्याय मतलब राज्य ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगा कि अमीर अमीर होता रहे, गरीब गरीब होता रहे। राज्य ऐसा नियम कानून बनाएगा गरीब और अमीर के लिए सबके लिए इक्वलिटी और समानता हो। क्योंकि संविधान का आर्टिकल 39C पढ़ोगे, कैसे जूम हो जा रहा है जी, अच्छा टच हो जा रहा है क्या। यानी आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि राज्य ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगा कि अमीर अमीर होता रहे, गरीब गरीब होता रहे। राज्य ऐसा नियम कानून बनाएगा कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए इक्वलिटी और समानता हो। क्योंकि संविधान के आर्टिकल 39C पढ़ोगे, 39C के तहत धन के समान वितरण की बात की गई है।
तो आर्थिक न्याय का मतलब ये होता है यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस। राज ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगा कि अमीर अमीर होता रहे, गरीब गरीब होता रहे। राज ऐसा नियम कानून बनाएगा गरीब और अमीर के लिए सब ले लो, क्योंकि संविधान का 39 पढ़ोगे जिसमें धन के समान वितरण की बात की गई। इसके बाद राजनीतिक न्याय, जिसे हम पॉलिटिकल जस्टिस कहते हैं। राजनीतिक न्याय का मतलब होता है सोशल पॉलिटिकल जस्टिस, यानी हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो गांव का प्रधान बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, यानी कि अपना मत किसी को दे सकता है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 326 पढ़ोगे। आर्टिकल 326 में वोट देना विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार है। और पहले वोट डालने की एज 21 वर्ष थी, जो करंट में 18 वर्ष कर दी गई है, जो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। और हमारे प्रस्तावना में भी आप देखोगे डियर, यानी कि राजनीतिक न्याय की बात की। राजनीतिक का मतलब पॉलिटिकल जस्टिस, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपना मत किसी को दे सकता है। और पूछा जाता है डियर कि प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? 3 प्रकार के। कौन कौन से डियर? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो प्रश्न बनेगा डियर, प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया गया? 1 बार। कुल कितने शब्द जोड़े गए? 4। सार्थक शब्द कितने हैं? 3। निरर्थक शब्द कितने हैं? 1। कौन कौन शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। प्रश्न बनेगा कि प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? 3। कौन कौन से डियर? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके बाद आप देखेंगे डियर, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रस्तावना में आप देखेंगे 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और 5वां उपासना। यानी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और 5वां उपासना। विचार एवं अभिव्यक्ति का मतलब क्या है समझो। आप पढ़ोगे संविधान का आर्टिकल 19(1)(a). आर्टिकल 19(1)(a) में भी कहा गया है विचार एवं अभिव्यक्ति की बात की गई। संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 19(1)(a) में कहा गया विचार एवं अभिव्यक्ति की बात की है। विचार का मतलब होता है बोलना डियर, स्पीच देना। जैसे मैं बोल रहा हूं, स्पीच दे रहा हूं, यानी विचार कर रहा हूं। अभिव्यक्ति का मतलब होता है माध्यम, यानी हम कोई भी बातें बोल रहे हैं तो अपने माध्यम स्किल से बोल रहे हैं, यानी कुछ बातें लिख के बता रहे हैं, कुछ बातें बिना लिखे बता रहे हैं, है कि नहीं? तो एक माध्यम है। अभिव्यक्ति का मतलब माध्यम, अपनी बातें किसी माध्यम से प्रस्तुत करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। तो संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत विचार एवं अभिव्यक्ति की बात की गई। तो विचार मतलब होता है बोलना, अभिव्यक्ति का माध्यम से आप अपनी बातें किसी भी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे ड्राइंग के माध्यम, चाहे पिक्चर के माध्यम, चाहे गुनगुना के, चाहे डांस करके, चाहे किसी भी माध्यम से आप बात प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा वर्ड नहीं बोलेंगे कि भारत और चाइना से युद्ध हो जाए। आप ऐसा वर्ड नहीं बोलेंगे कि भारत और रूस से मित्र संबंध करा जाए। आप ऐसा वर्ड नहीं बोलेंगे कि भारत और चाइना में युद्ध हो जाए। आप ऐसा वर्ड नहीं बोलेंगे किसी प्रतिष्ठा के खिलाफ हो, किसी की मानहानि के लिए हो। क्योंकि संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) आप पढ़ोगे, आर्टिकल 19(1)(a) में जो बातें दी गई उसमें कहा गया विचार एवं अभिव्यक्ति की बात की गई। विचार मतलब बोलना, अभिव्यक्ति के माध्यम से आप अपनी बातें किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत आपका मौलिक अधिकार है। और हमारे प्रस्तावना में भी कहा गया है विचार एवं अभिव्यक्ति की बात की गई। विचार मतलब बोलना, अभिव्यक्ति के माध्यम से आप अपनी बातें किसी भी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद कहा गया विश्वास और धर्म की उपासना स्वतंत्रता। आप संविधान का आर्टिकल 25 पढ़ोगे डियर, तो आर्टिकल 25 में कहा गया कि भारत का कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म, चाहे बौद्ध धर्म, चाहे जैन धर्म हो, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। हम विश्वास कर सकते हैं कि हिंदू धर्म के अंतर्गत हैं, और विश्वास करने के साथ साथ आप देखेंगे उपासना भी कर सकते हैं। उपासना मतलब आचरण भी कर सकते हैं, अपने देवी देवताओं को भी पूजा पाठ कर सकते हैं, शिद्दत से मान सकते हैं। और प्रश्न भी पूछा जाता है डियर कि प्रस्तावना में कुल कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार की। कौन कौन से डियर? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना स्वतंत्रता। तो प्रश्न बनेगा कि प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया गया? 1 बार। कुल कितने शब्द जोड़े गए? 4। सार्थक शब्द कितने? 3। निरर्थक शब्द कितने? 1। कौन कौन शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। प्रश्न बनेगा प्रस्तावना में कुल कितनी प्रकार के न्याय की बात की गई? 3। कौन कौन से डियर? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में पूछा जाएगा कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई? 5। कौन कौन से डियर? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना। इसके बाद आप देखेंगे डियर प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता की बात की गई। आप देखिए प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता की बात की गई। प्रस्तावना में आप देखेंगे 2 प्रकार के समता की बात की गई। अगर बात करें हम प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अगर प्रस्तावना में देखेंगे डियर तो 2 प्रकार की समता यानी इक्वलिटी की बात की गई है। पहला आप देखेंगे डियर प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर की समता। अगर प्रतिष्ठा का शाब्दिक देखा जाए तो सम्मान होता है डियर। अगर अवसर का अगर इंग्लिश वर्ड देखा तो चांस होता है डियर। तो प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता की बात की गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो प्रतिष्ठा का मतलब सम्मान, यानी हर व्यक्ति को
सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को इज्जत के साथ जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है। जैसे संविधान का आर्टिकल 21 पढ़ोगे तो आर्टिकल 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल 21 में आप देखो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की। प्राण में स्वतः आप देखेंगे आत्मा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कहा कि प्राण में स्वतः जीवन जीने का अधिकार, यानी हर व्यक्ति को सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार है, इज्जत के साथ जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है। वो भारत का नागरिक है, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में रहता है, उसको सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार है, इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। और हमारे प्रस्तावना में भी कहा गया प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की, यानी प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार है, इज्जत के साथ जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है। वो भारत का नागरिक है या भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में रहता हो। इसके बाद कहा गया अवसर की समानता। अवसर मतलब चांस होता है डियर, आप पढ़ोगे डियर संविधान का आर्टिकल 16, जिसमें कहा गया सरकारी नौकरियों में अवसर पाने की समानता की बात की है, यानी सरकारी नौकरी में अवसर पाने की समानता है। नहीं, सरकारी नौकरी केंद्र सरकार, राज्य सरकार समय समय पे अवसर देगा, चांस देगा। अगर हमारे पास टैलेंट रहेगा तो हम देश की सेवा आईएएस बन के करेंगे, अगर हमारे पास टैलेंट नहीं रहेगा तो हम छोटी जॉब लेकर सेवा करेंगे। लेकिन भारत सरकार, केंद्र सरकार समय समय पे अवसर देगा, चांस देगा, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नौकरी में अवसर पाने की समानता है, यानी सरकारी नौकरी पाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और हमारे प्रस्तावना में भी कहा गया है अवसर की समानता, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार समय समय पे अवसर देगा, चांस देगा डियर। और पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कुल कितनी प्रकार की समानता की बात की गई? 2। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो यहां तक प्रश्न आएगा, कल आओगे? बोलो भैया, चलो बताओ, प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है? प्रस्तावना कितने वाक्य में लिखा गया है? प्रस्तावना के मूल संविधान में कितने शब्द थे? वर्तमान में कितने शब्द हैं? प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? बंधु शब्द कितनी बार आया है? प्रस्तावना कहीं पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया गया है, कुल कितने शब्द जोड़े गए, सार्थक शब्द कितने हैं, निरर्थक शब्द कितने हैं, कौन कौन शब्द जोड़े गए? समाजवादी, निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3। कौन कौन से डियर? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में कुल कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई? 5। कौन कौन से डियर? विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास। प्रस्तावना में कितनी प्रकार की समानता की बात की गई है? 2। कौन कौन से डियर? प्रतिष्ठा और समता। क्लियर हो ना? चलो अगली हेडिंग डालना, आत्मा से संबंधित प्रश्न। किस विद्वान ने प्रस्तावना पढ़ने के बाद क्या कहा? आत्मा से हेडिंग डालना। आत्मा से संबंधित प्रश्न, आत्मा से संबंधित प्रश्न। चलिए आत्मा संबंधित प्रश्न लिखिए आप लोग, लिखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 भारतीय संविधान की आत्मा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 भारतीय संविधान की आत्मा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 भारतीय संविधान की आत्मा है। चलिए अगले लाइन लिखिएगा, अगला पॉइंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार आर्टिकल 19, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार आर्टिकल 19 भारतीय संविधान की आत्मा है। आर्टिकल 19 भारतीय संविधान की आत्मा है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। अच्छा बताओ, संविधान के भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया? राज की नीति ने। और राज की नीति कहां से लिया गया? आयरलैंड से, बता ना? तो लिखो आइंस्टीन, यहां लिखे हैं आइंस्टीन के अनुसार, यहां लिखे हैं। अगला पॉइंट लिखना, आइंस्टीन के अनुसार, यहां लिखे आइंस्टीन के अनुसार संविधान का भाग 4 आर्टिकल 36-51, आइंस्टीन के अनुसार संविधान का भाग 4 आर्टिकल 36-51, आइंस्टीन के अनुसार संविधान का भाग 4 आर्टिकल 36-51, संविधान का भाग 4 आर्टिकल 36-51 भारतीय संविधान की आत्मा है। आइंस्टीन के अनुसार संविधान का भाग 4 आर्टिकल 36-51 भारतीय संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान की आत्मा है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा डियर, ठाकुरदास भार्गव, ऐसे लिखिएगा, यहां लिखे हैं, लिखिएगा ठाकुरदास भार्गव, यहां लिखे हैं। ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना, ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना, ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा एवं कुंजी है। ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा एवं कुंजी है। आत्मा एवं कुंजी है। हो गया? चलो अगला पॉइंट लिखना, पतंजलि शास्त्री, बाबा रामदेव नहीं है ना, सोचना बाबा रामदेव है। पतंजलि शास्त्री, यहां लिखे, ऐसे लिखना, पतंजलि शास्त्री के अनुसार प्रस्तावना, पतंजलि शास्त्री के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। अच्छा गलत लिखे क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं, पतंजलि शास्त्री लिखना, पतंजलि
गलत हो गया। और अब सही है ना? क्यों? पतंजलि शास्त्री के अनुसार, अच्छा चलो कोई बात नहीं, सुधार कर लो अपने से। पतंजलि शास्त्री के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। हाँ, पतंजलि शास्त्री के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। नेक्स्ट लिखना, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, हाँ, पतंजलि शास्त्री के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। अगला पॉइंट लिखेगा, सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रस्तावना, अगला पॉइंट लिखेगा, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है, आत्मा है। चलिए अगला पॉइंट लिखेगा, के मुंशी, इनका पूरा नाम था कन्हैयालाल मणि, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। के मुंशी के अनुसार, के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना, के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना, के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान की, के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान की राजनीतिक जनकुंडली, के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान की राजनीतिक जनकुंडली के समान है, राजनीतिक जनकुंडली के समान है, राजनीतिक जनकुंडली के समान है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, अर्नेस्ट वार्कर, आप लिखें डियर, अर्नेस्ट वार्कर, यहाँ लिखें ऐसे लिखना, हाँ वार्कर क है, ठीक, अर्नेस्ट वार्कर, हाँ क है गधे, कहीं ख नहीं है, ख लिखें, एक बार समझ नहीं आ रहा तुमको, लिखो अर्नेस्ट वार्कर के अनुसार, अर्नेस्ट वार्कर के अनुसार प्रस्तावना, देखो अर्नेस्ट वार्कर के अनुसार प्रस्तावना, अर्नेस्ट वार्कर के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान के, अर्नेस्ट वार्कर के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के वृद्धावस्था का उल्लेख है। हाँ यहाँ लिखिए वृद्धावस्था का उल्लेख है। अर्नेस्ट वार्कर के अनुसार प्रस्तावना, अर्नेस्ट वार्कर के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान के वृद्धावस्था का उल्लेख है। हो गया, नोट करिए। चलो अगले लाइन लिखना, एन ए पालकी वाला, ए पालकी वाला, देखो एन ए पालकी वाला, एन ए पालकी वाला के अनुसार को पूछा जाता है। एन ए पालकी वाला के अनुसार प्रस्तावना, एन ए पालकी वाला के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान के, एन ए पालकी वाला के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान के परिचय पत्र के समान है, इंट्रोडक्शन लेक्चर। एन ए पालकी वाला के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान के परिचय पत्र के समान है। एन ए पालकी वाला के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान के परिचय पत्र के समान है। हो गया, चलो अगला पॉइंट लिखना, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, बड़ा नाम है थोड़ा, चलो लिख दे रहे हैं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार, देखो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार प्रस्तावना, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान के, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान के दीर्घकालीन, यहां लिखें डियर, दीर्घकालीन सपनों का वर्णन है। हाँ लिखें यहाँ पे, दीर्घकालीन सपनों का वर्णन है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान के दीर्घकालीन सपनों का वर्णन है। हो गया, चलो लास्ट पॉइंट लिखना, लास्ट पॉइंट, डी सुब्बाराव, डी सुब्बाराव के अनुसार, डी सुब्बाराव के अनुसार, डी सुब्बाराव के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान के, डी सुब्बाराव के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन है। यहां लिख दिया, डी सुब्बाराव के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन है, वर्णन है। हो गया, चलो ये सब समझाएंगे, पूरा आधा घंटा लगेगा समझाने में। आत्मा संबंध हो गया, आप केसेस के बारे में लिखो, केस जो प्रस्तावना में 2 केस में पूछे जाते हैं। पहला केस लिखना, बेड़ूबाड़ी वर्सेस भारत संघ 1960। देखो आप कभी मैच देखते हो ना, जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इसका मतलब ये होता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशन बताया जा रहा है कि फाइनल जजमेंट क्या होगा। तो वैसे भारत और बेड़ूबाड़ी केसेस है, इसमें न्यायपालिका क्या डिसीजन दी इसी बारे में पूछा जाता है। तो हेडिंग डालना बेड़ूबाड़ी वर्सेस भारत संघ 1960। मैच भी था क्यों, श्रीलंका और भारत, शायद भारत हार गई, जीत गई, क्यों जीत गई, सुपर ओवर हो गया था, अरे गजब, मतलब कल का टंडो मच गया मैच का, क्यों, यानी आप लोग मैच देखते हो। सूर्यकुमार 2-3 छक्का मार दिया, सुपर ओवर कहानी सेट हो गई। अच्छा 2 विकेट, अच्छा चलो अच्छी बात है। तो
यानी कल का बड़ा अच्छा मैच हो गया। क्यों? 6 बॉल में 6 रन। अच्छा, तो कौन सुपर ओवर में पहले खेला? श्रीलंका? श्रीलंका पहले खेले थे? अच्छा, श्रीलंका खेली थी तो 6 रन बना पाया था बस। अच्छा, 3 पे आउट हो गए थे सब, बहुत कम बना पाए थे। क्यों? मतलब बॉलिंग अच्छी थी क्या उनसे भारत वालों की? क्यों? अच्छा, चलो तो अच्छा है। चलो लिखो, तो भारत पूरा तीनों मैच सीरीज गई। अब वर्ल्ड कप क्या बोलते, वर्ल्ड कप अब वनडे वाला चलेगा ना। चलो लिखो, बेरुबारी वर्सेस भारत। लिखो इस बात में, इस मामले में लिखो, इस मामले में न्यायपालिका ने कहा कि इस मामले में इस मामले में न्यायपालिका ने कहा कि इस मामले में न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना इस मामले में न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग अंग मतलब पार्ट नहीं है। इस मामले में न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं, अंग मतलब पार्ट, अंग नहीं है। तथा तथा आर्टिकल 368 368 इस मामले में न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है तथा आर्टिकल 368 368 के तहत आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है तथा आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है तथा आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। चलिए अगला लिखिएगा, केशवानंद भारतीय, केशवानंद भारतीय वर्सेज केरल राज्य 1973। लिखिएगा, इसका मतलब है केशवानंद भारतीय नागरिक थे, केरल के रहने वाले थे। ठीक, इस मामले में न्यायपालिका ने क्या कहा? लिखिएगा, केशवानंद भारतीय वर्सेज केरल राज्य 1973। हो गया? चलो लिखो, इस मामले में न्यायपालिका ने कहा कि इस मामले में न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना इस मामले में न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग अंग मतलब पार्ट है। इस मामले में न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग अंग मतलब पार्ट है, अंग है। लेकिन लेकिन सॉरी एक बार सेंटेंस समझाना। इस मामले में न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, यहां तक हो गया, अंग है। तथा तथा लेकिन काट दी, तथा तथा आर्टिकल 368 के तहत, तथा हाँ लेकिन काट के लिखिएगा, तथा तथा आर्टिकल 368 के तहत, तथा आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, तथा आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। लेकिन 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 जिसको न्यायपालिका लेकिन जिसको न्यायपालिका मूल ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन न्यायपालिका लेकिन न्यायपालिका जिसको मूल ढांचा घोषित कर देगा, लेकिन न्यायपालिका जिसको मूल ढांचा घोषित कर देगा, हाँ लेकिन जिसको न्यायपालिका मूल ढांचा, यहाँ पे लिखें बेसिक स्ट्रक्चर होती है इंग्लिश। लेकिन न्यायपालिका जिसको मूल ढांचा घोषित कर देगा उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिसको न्यायपालिका मूल ढांचा घोषित कर देगा उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। दैट्स ऑल। देखो प्रस्तावना में जितना लिखाना था A to Z मैंने लिखवा दिया, कुछ बचा नहीं है कि नहीं? प्रस्तावना में क्या क्या समझना आप बताइएगा। हमने आपको आत्मा संबंधी प्रश्न लिखवाया, उसको आपको समझना है, किस विद्वान ने कहा कल समझाएंगे, और प्रस्तावना में जो केसेस मैंने लिखवाया उसको समझाएंगे, और प्रस्तावना में कुल 85 शब्द कौन कौन से हैं उसके बारे में समझाएंगे। तो प्रस्तावना की सीरीज आपकी पूर्णतः क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। बात क्लियर नहीं? तो प्रस्तावना हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा नेट से कनेक्ट है क्या? इसको सर्च करेंगे हो जाएगा? नहीं होगा, नेट से कनेक्ट नहीं है क्या? सर कनेक्ट होना चाहिए। क्यों? हाँ अच्छा बुला लीजिए थोड़ा और बढ़िया सर। सर तो चलिए कोई बात नहीं, क्या करें, क्या करें? अच्छा वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, चलिए बुला के लाइएगा थोड़ा उनको, ठीक, उन्हीं को बुला के लाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक वाईफाई लगा है, ऐसा नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं? आप भी बुला क्या? अरे बैठिए 5 मिनट का काम है, आप परेशान हो गए। 5 मिनट में ही परेशान हो जा रहे हैं आप। क्यों? 1 घंटे क्लास में आप लोग 50 पानी पिएंगे, इधर बैठेंगे। अच्छा वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा क्या? एक पेज सर्च करके दिखाना था। हाँ पासवर्ड तो कनेक्ट हो जाएगा, मेरे मोबाइल से कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कनेक्ट कराइए। कैसे होगा? मेरे मोबाइल से कनेक्ट कर दिया, एक पेज दिखाना तो चीज़ें जरूरत है। इसका 5G चल रहा है उसी का। हाँ कर रहे हैं? अच्छा बोर्ड फॉर्मेट बदलना पड़ेगा थोड़ा, एक पेज दिखाना बस, 1 मिनट का काम, इसमें 5 मिनट पहले छोड़ने से कर लीजिएगा। हाँ अच्छा बंद हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सिस्टमेटिक बोर्ड बंद करना पड़ेगा, ठीक PDF रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए लिखिएगा प्रस्तावना, हम भारत के लोग, लिखिएगा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, अच्छा वो हेडिंग डाल के लिखिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना है कि नहीं, हेडिंग डाल के तब लिखिएगा इसको सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक। तो उसमें लिखिएगा हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व प्रभुत्व संपन्न प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ पेज, हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ पेज और अखंडता, हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ, हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ पेज और अखंडता सुनिश्चित करने वाली प्रधान की, गलत लिख दिया जी। हाँ अच्छा वही चीज लिखना है, हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ पेज, हाँ लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए, पंथ पेज लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को
उसके समस्त नागरिकों को, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, कम राजनीतिक न्याय, इसके बाद लिखिएगा आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार कम अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म की उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने वाली तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुल्क संवत 2006, ये पुराना कैलेंडर है ठीक, चलो इसको सेरीफाई कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ठीक। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुल्क 2006 विक्रमी एतत् द्वारा इस संविधान सभा को हाँ 2006 के बाद विक्रमी एतत् द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मपर्पित करते हैं। मेरा भारतीय संविधान प्रस्तावना, इसको मैं लिखूंगा, इसको सब लोग नोट करें और इसको अच्छे से पढ़ के आएंगे, है कि नहीं। और अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है उस चीज को आप पढ़ लीजिएगा, है कि नहीं। ये पूरा प्रस्तावना रहा, इसी चीज को मैं पीडीएफ सोच रहा था, आ जाता तो लिखना नहीं पड़ता, है कि नहीं। वो पीडीएफ आप लोग छाप लेते अच्छे से। चलिए कोई बात नहीं, मुझे ही मेहनत करना पड़ा, कोई इशू नहीं है। तो इसके पहले वाली क्लास याद कर लेंगे ना, आज क्लास और कल की क्लास वाली, क्यों प्रस्तावना याद हो जाएगा ना। चलो तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कल और इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक। हाँ एतद द्वारा